नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय बड़ा गंभीर है और विषय ये है कि नेपाल जो लगातार कम्युनिस्ट शासन से चल रहा है और नेपाल में कम्युनिस्टों ने एक बड़ा मूवमेंट किया था कभी। मैं आपको बताऊं क्योंकि नेपाल के बहुत सारे संगठनों से मैं उस समय टच में था। अभी भी नेपाल के बहुत सारे संगठन की कभी न कभी बैठक कोई अपने साथ होती है। बहुत सारे लोग अपने को कॉल भी करते हैं और हम वर्चुअल बैठक भी उनके बीच में करते हैं। मैं बात बता रहा हूं आज से एक 10 साल पहले की। ये जो पूरा मूवमेंट नेपाल में चला कि और उससे पहले राजा को हटाने का जो मूवमेंट चला, तो कुछ लोगों ने बताया कि कैसे चला। नेपाल में एक आम विचारधारा पैदा की गई। रामायण की कुछ दोहे निकाले गए और उन दोहों में रामायण के ये कहा गया कि देखिए, रामायण काल में मिथिला नरेश का शासन सरयू तक था। मिथिला नरेश से मतलब है कि सीता माता के पिता का शासन। इसलिए मिथिला नरेश का शासन वहां सरयू तक था, तो सरयू तक भारत की नेपाल की भूमि बनती है। साथ में ये भी एक मूवमेंट चलाया गया कि नेपाल का जो क्षेत्र है वो इस राजा ने भारत को दे दिया या राजा ने ऑफर दिया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि राजा ने पहले कई बार ऑफर किया भारत सरकार को आज़ादी के बाद कि आप हमको अपना एक पार्ट बना लीजिए, जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने किया। चूंकि नेपाल प्रिंसली स्टेट्स में नहीं था, वो एक स्वतंत्र शासन था, इसलिए ऐसा लोग कहते हैं कि राजा ने उस समय नेहरू सरकार से बात की और कई बार उन्होंने कोशिश की कि हमको किसी तरह से भारत संघ का हिस्सा बना लीजिए। भारत सरकार उसके लिए कभी राजी इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार को लगता रहा कि तिब्बत और भारत के बीच में, खासतौर से जिस समय चीन का कब्जा तिब्बत पर हो गया, उसके बाद भारत सरकार को ये लगता रहा कि एक बफर स्टेट की ज़रूरत है। इसीलिए भूटान, सिक्किम या नेपाल, इनको भारत ने टच नहीं किया। हालांकि वो एक बड़ी भूल थी। उस समय की राजनीति के अनुसार हो सकता है यही सही लगा हो हमारे राजनीतिक नेताओं को कि नहीं, एक बफर स्टेट बनी रहेगी तो नेपाल पर चीन पर एक दबाव रहेगा, चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट रहेगी। नेपाल पूरा पहाड़ पर बना हुआ है, पूरा देश पहाड़ पर बना हुआ है, राजशाही वहां पर थी और वो राजशाही भारत के पक्ष में थी। इसलिए हमने उसको अपना प्रोटेक्टरेट स्टेट घोषित किया। प्रोटेक्टरेट स्टेट से मतलब था कि हम नेपाल के ऊपर अगर कोई हमला होता है, कोई बात होती है, तो भारत सरकार उस पर आगे आएगी। और भारत सरकार आगे आकर, जिस प्रकार हमने पीछे देखा होगा भूटान के साथ भारत सरकार लड़ी, भूटान के पक्ष में लड़ी, और कभी हम सिक्किम के लिए लड़े थे। बाद में जिस सिक्किम पर हमला करने के लिए चीन बैठा हुआ था या चीन ने 67 में किया था, वो सिक्किम बाद में भारत में उसने अपना विलय कर लिया। भूटान में भी कुछ ऐसा ही है। भूटान की भूमि पर लगातार चीन की नजर है और छोटा देश है, इसलिए कब्जा कर सकता है। नेपाल में चीन ने एक दूसरी राजनीति चली। पहले कम्युनिस्ट लीडर तैयार किए, बिल्कुल वैसे ही कम्युनिस्ट लीडर तैयार किए गए जैसे कभी रशिया ने कम्युनिस्ट लीडर मंगोलिया में तैयार किए थे। इनर मंगोलिया, आउटर मंगोलिया, चीन के अंदर, और बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि रशिया में डेमोक्रेसी आ गई, रशिया सुधर गया और उसको समझ में आ गया कम्युनिस्ट फिलॉसफी चल नहीं सकती। लेकिन चीन अभी कम्युनिस्ट फिलॉसफी का संसार का सबसे बड़ा कंट्री है। कम्युनिस्ट फिलॉसफी हमेशा काम ही ऐसे करती है कि वो दूसरे देशों में अपने विचार के लोग तैयार करती है, उनको फंडिंग करनी शुरू करती है, एक विचार पैदा करती है, उनको रिलीजन से अलग करती है, देश की जड़ों को तोड़ती है और देश में एक अव्यवस्था, अविश्वास पैदा करती है। वो इंटेलेक्चुअल वर्ग तैयार करते हैं जो यूनिवर्सिटियों में काम करता है, जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में काम करता है, और वो तमाम तरह की भ्रम फैलाते हैं। रामायण गलत थी, महाभारत गलत था, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, शिवलिंग की पूजा नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग कितना बुरी बात है, ये सब बातें वो करने की कोशिश करते हैं। नेपाल को उन्होंने कब्जे में किया। नेपाल में कम्युनिस्ट प्रचंड के नेतृत्व में, या अभी तो ओली चल रहे हैं, उस समय प्रचंड बड़ा नेता हुआ करता था कम्युनिस्टों का, और प्रचंड के नेतृत्व में ये फैलाना शुरू किया कि जो नेपाल का राजा है, वो राजा अपनी भूमि भारत को दे देगा और नेपाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दो भाई सगे क्यों ना हो, जब तक उनको कन्विंस नहीं किया जाता और कोई बाहर की शक्ति कहे कि तुम पे कब्जा कर लेगा, तो वो एक प्रोटेक्टिव हो जाता है। नेपाल के राजा के खिलाफ जब इस प्रकार के भड़काने वाले कृत्य शुरू हो गए, तो लोगों को स्वाभाविक था और उनको समझाना ये शुरू कर दिया कि भाई मिथिला नरेश का शासन तो यहां तक था, रामायण उठाकर देख लो। हालांकि वो ये नहीं बताते कि चक्रवर्ती सम्राट तो भगवान राम थे।
और चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते इस पूरे भूमंडल पर चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता था सेंट्रल गवर्नमेंट। आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चक्रवर्ती सम्राट है। अगर मैं कहूं वो राजशाही में, तो मोदी इस समय चक्रवर्ती सम्राट हैं और बाकी सब राजा हैं। तो भगवान तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सब चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते नेपाल भी भारत का ही हिस्सा होना चाहिए, मिथिला भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो राजशाही खत्म हो गई और धीरे धीरे करके भारत में डेमोक्रेसी आ गई, इसलिए वो राजशाही की बात ही नहीं करते। हम रामायण का क्षेत्र कितना था, महाभारत का क्षेत्र कितना था, महाभारत पर तो पूरे विश्व में चक्रवर्ती सम्राट अगर कोई हुआ करता था तो वो युधिष्ठिर हुआ करते थे, महाराज युधिष्ठिर थे। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर के ही राज्य में आते थे और चक्रवर्ती सम्राट वो और ये क्षेत्र के राजा, ऐसा हुआ करता था। और उन सभी राजाओं का दरबार हुआ करता था चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ। तो वो बात नहीं बताते वो, और हम उस परंपरा पर चल भी नहीं सकते। अशोक के टाइम पर पूरे विश्व पर अशोक ने शासन किया, अशोक के पिलर्स खाड़ी में दिखते हैं, खाड़ी में अशोक ने शासन किया। लेकिन जब आप एक मूवमेंट चलाते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को भड़काते हैं। नेपाल में ऐसा प्रचंड के नेतृत्व में हुआ या कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुआ, फंडिंग पूरी चीन कर रहा था। नतीजा निकला कि नेपाल में कम्युनिस्टों का शासन आ गया। कम्युनिस्टों का शासन आने के बाद उन्होंने, हम सब देख रहे हैं भारत के साथ किस तरह से व्यवस्था करनी शुरू की चीन के फेवर में। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने तो केपी शर्मा ओली ने ये बताना शुरू कर दिया कि ये क्षेत्र ही हमारा है, जहां हमारी पेट्रोलिंग है, जन्म जन्मांतर से हम वहां पर बैठते आए हैं। वो कैलाश मानसरोवर का रास्ता वहां से लिपि लेक से जाता है। चूंकि कैलाश मानसरोवर पर लिपि लेक का रास्ता जाता है और उधर से हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं और चीन के लिए वो खतरे की बात है, इसलिए नेपाल को भड़काकर उनका नक्शा बदलवा दिया और नक्शा बदलवाकर ये घोषणा करवा दी कि ये क्षेत्र तो सारा नेपाल का है। अभी लेकिन जब चीन ने बहुत सारे गांव नेपाल के कब्जा कर लिए और केपी शर्मा ओली ने बेच दिए, कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदे, कुछ हवाई जहाज खरीदे, और उनकी जगह पर वो गिरमी वाला जो चक्कर करता है, चूंकि चीन जो है वो एक साहूकार है, उसने पाकिस्तान को पूरा गिरमी रख के रखा है, वो बहुत सारे कंट्रियों को उसने पूरा कब्जा कर लिया, शिनजियांग को पूरा कब्जा कर लिया, तिब्बत को पूरा कब्जा कर लिया, खेल वहीं से शुरू करता वो। तो अब वो नेपाल के साथ खेल रहा है। जनता को धीरे धीरे समझ आना शुरू कर रहा है। उसका कारण ये है कि भारतीय मीडिया ने, हमारे आपके जैसे जो लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, उन लोगों ने बड़े अच्छे से जागरूकता अभियान चलाया। चूंकि नेपाल का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारत का व्यक्ति मानता है, भारत से उसके जन्म जन्मांतर के संबंध हैं, और भारत सरकार ने भी नेपाल के लोगों को यहाँ फौज में स्थान दिया है, यहाँ नौकरियों के लिए खोल के रखा है। चूंकि वो प्रोटेक्टरेट स्टेट है, यानी कि हमारे संरक्षण में है, हम उसके संरक्षक स्टेट हैं, इसलिए प्रोटेक्टरेट स्टेट होने के नाते हमने उनको सारे कंसेशन देकर रखे। नेपाल की आधी आबादी अगर कहीं पढ़ने जाती है तो वो हिंदुस्तान आती है, नेपाल की आधी आबादी अगर कहीं जॉब ढूंढती है तो वो भारत में प्रवेश करती है। इसलिए वो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और हिंदुत्व, चूंकि वो हिंदू हैं इसलिए हिंदुत्व से वो बंधे हुए हैं। कम्युनिस्टों ने जब शासन किया तो उसको सेकुलर घोषित कर दिया। तो ये एक मलाल कहीं ना कहीं नेपाल के हिंदुओं के अंदर बना रहा, और जब सेकुलर शासन घोषित कर दिया तो मुसलमान वहां बढ़ने लगे। इसलिए नेपाल रूट टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान, ये रास्ते खुल गए। और नेपाल के बॉर्डर पर चूंकि वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा यूएस और कनाडा में है, वैसे ही हमने, चूंकि प्रोटेक्टरेट स्टेट है इसलिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेपाल को भड़काया जो उन्होंने, तो नेपाल के लोगों का लेकिन भारत के साथ ही अपना घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भारतीय मीडिया ने जो नेपाल में कम्युनिस्ट खेल रहे थे उसको एक्सपोज किया। उस एक्सपोजन का मतलब ये निकला कि नेपाल की जनता अब रोडों पर उतर आई, कम्युनिस्टों के खिलाफ रोडों पर उतरी। चीन को वो नेपाल में देखना नहीं चाहते, चीन का प्रवेश भी नेपाल में देखना नहीं चाहते। और अब वहां तो एक आह्वान शुरू हो गया है कि राजशाही फिर से लाइए। चीन को इसका बड़ा भारी धक्का लग रहा होगा कि राजशाही फिर से लाइए। उसने बहुत सारे गांव कब्जा करके रखे हैं, राजशाही फिर से अगर आएगी तो राजा तो वही करने वाला है जो हमेशा से करते रहा। क्योंकि भारत का वो संरक्षक स्टेट है, भारत का वो प्रोटेक्टरेट स्टेट है, इसलिए भारत वहां पर अपनी फौजें देगा अगर चीन उस पर कब्जा करता है। और ओली ने तो वहां बहुत बड़ी संख्या में कर्जा लेकर चीन से गिरवी रख दिया उसको। परिणाम यह निकल रहा है कि केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच में जो जंग चल रही है,
केपी शर्मा ओली ने सरकार भंग करने का आह्वान कर दिया और मिसेस भंडारी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। प्रचंड ने क्लेम किया कि हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नेपाल की जनता को यह समझ में आ रहा है कि ये कम्युनिस्ट आपस में खेलते रहेंगे। भारत में देखिए कितने सारे 10, 12, 15 प्रकार के कम्युनिस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि जो लुटेरा है ना, जो गलत भावना के साथ आए, वो यूनाइट हो ही नहीं सकता। जैसे खाड़ी है, खाड़ी बहुत बड़ा एक देश था, ओटोमन एम्पायर हुआ करती थी, लेकिन चूंकि सबके अपने अपने विचार हैं तो आज 56 देश बन गए। चूंकि उनको सबको सत्ता चाहिए, उनको सबको लाभ चाहिए, तो 56 देश बन गए। ऐसे ही नेपाल में भी कम्युनिस्टों के कई ग्रुप बन गए। अब चीन कोशिश ये कर रहा है कि वो सारे ग्रुप एक साथ मिल जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो एक साथ नहीं मिलते तो राजशाही की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है वहां पर कि कम्युनिस्टों को वहां तिलांजलि देनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका लूट खसोट का स्वभाव रहता है, तो लूट खसोट कितने दिन करेंगे। इसलिए चीन इस समय पूरी ताकत लगाकर केपी शर्मा ओली और प्रचंड के ग्रुप को एक यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जनता जमीन पर है, वो कह रही है हमें कम्युनिस्ट नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा श्रेय अगर मैं मोदी जी को दूं तो कोई इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। मोदी जी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने पूरे विश्व को हिलाकर रखा, पूरे विश्व को भारत के फेवर में खड़ा करके रखा। भारत विश्व के लगभग 200 कंट्रियों में से पौने 200 कंट्री भारत के साथ सर्वदा खड़े दिखाई देते हैं, उसमें रशिया और यूएस सहित। मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूएस में से एक ही दोस्त होता है, हो सकता है संसार में किसी का भी, और भारत एक ऐसा कंट्री जिसका रशिया भी दोस्त है और यूएस भी दोस्त है। ब्राजील, वो फिलिस्तीन और इजराइल में से एक ही दोस्त हो सकता है किसी का, लेकिन भारत का फिलिस्तीन भी दोस्त है और इजराइल भी दोस्त है। यानी कि भारत एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है मोदी जी के नेतृत्व में इन कंट्रियों के कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में। तो अगर इन कंट्रियों के कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर चीन को तो बड़ा भारी धक्का लगना, क्योंकि चीन तो जहां कन्फ्लिक्ट है वहां चीन है, जहां भुखमरी है वहां चीन है, जहां देश की इकोनॉमी कमजोर हुई वहां चीन है, जहां देश का व्यापार कमजोर हुआ वहां चीन है, जहां देश के अंदर लड़ाई शुरू हुई वहां चीन है, जहां देश की जमीन हड़पने का नंबर आएगा वहां चीन है, जहां देश कमजोर होगा वहां चीन है। क्योंकि चीन का तो ये फिलॉसफी है कि वो धन के आधार पर कंट्रियों पर कब्जा करता है। 60% लैंड उनकी ऐसे ही है। 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन उन्होंने दूसरे कंट्रियों की कब्जा करके रखी, यहां तक कि पूरे के पूरे कंट्री में ला लिए। तो वो उनकी नजर में इस समय नेपाल आता है, नेपाल को वो कब्जा करना चाहते हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो श्रीलंका को उनसे मुक्त करवाया, बांग्लादेश को मुक्त करवाया, नेपाल को मुक्त करवा रहे हैं, उधर इंडोनेशिया, मलेशिया चीन के संपर्क में था, उनको मुक्त करवाया, या फिर हम कहें कि म्यांमार उनके संपर्क में था, म्यांमार को मुक्त करवाया, थाईलैंड उनके संपर्क में था, उसको मुक्त करवाया, जापान शपान सब परेशान थे, उनमें मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी के काम करने के बाद, मोदी जी के इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में, या मैं कहूं कि उसको नेतृत्व करने के बाद या एडवाइजरी करने के बाद, ये सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नेपाल में भारत और नेपाल की दो प्राण, दो 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 क्या बोलते हैं, दो शरीर एक आत्मा वाला हिसाब है। मैं आपको बताऊं पशुपत नाथ जी की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक स्थान जिसको खोर नगरी कहा करते थे, आज उसको शमशाबाद कहते हैं, फर्रुखाबाद जिले में शमशाबाद, वहां पर पंचमुखी भगवान की आराधना की द्रौपदी ने। राजा खोर हुए, खोर राजा पर जब शमशुद्दीन ने हमला किया तो शमशुद्दीन के हमले के बाद राजा खोर को वो स्थान छोड़ना पड़ा, और राजा खोर नेपाल में, उनकी चूंकि राजशाही में रिश्तेदारी थी, वो नेपाल चले गए। नेपाल में जाने के बाद पशुपतिनाथ जी का जो फर्रुखाबाद जिले के खोर नगरी में, जो शमशाबाद आज कहा जाता है, उस जगह के जो पंचमुखी शिव थे, उनकी स्थापना पशुपतिनाथ में उन्होंने जाकर करवाई। आज फर्रुखाबाद में आज भी वो पंचमुखी हैं, लेकिन उनको चौमुखे शिव के नाम से जाना जाता है। हालांकि अनभिज्ञता में चौमुखे उनका नाम रखा गया। शिव पुराण अगर पढ़ेंगे तो पंचमुखी
का नाम होता है, भगवान ने अपने 5 कृत्यों को कहा कि मेरे 4 मुख चारों दिशाओं में और एक स्वयं शिवलिंग। लिंग से मतलब पुरुष का लिंग नहीं, लिंग जैसे स्त्रीलिंग होता है, पुरुष लिंग होता है, वैसे ही एक अलग सा लिंग जो भगवान का विग्रह रूप नहीं है, जो विकाल रूप है, जो रूप भगवान का नहीं है, इसलिए उसको हमने लिंग कहा। एक तीसरे प्रकार का लिंग वो शिवलिंग है। लोगों ने उसके इंटरप्रिटेशन लिंग के रूप में किए, व्यक्ति के लिंग के रूप में किए। स्त्रीलिंग को लिंग कहते हैं तो क्या स्त्री के लिंग होता है क्या? इसी तरह वो पुरलिंग, स्त्रीलिंग और ये शिवलिंग, तीसरे प्रकार का लिंग, तीसरे प्रकार की एक जिनका विग्रह रूप नहीं है, जो निराकार है, जो निरंकारी है, ऐसे भगवान का यहां फर्रुखाबाद में हुआ। और यही खोर राजा जब यहां से गए, शमशुद्दीन ने हमला करके कब्जा कर लिया खोर नगरी पर, तो वो गए और वो जब नेपाल पहुंचे तो उन्होंने पशुपतनाथ जी की स्थापना करी। पशुपतनाथ जी की पहली स्थापना यहां फर्रुखाबाद जिले में हुई। नेपाल के इतने पुराने संबंध भारत के साथ हैं, ऐसे संबंधों के बीच में चीन घुसा, चीन ने डिस्टर्ब किया, लेकिन जनता जानती है और जनता ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है और जनता ने यह आवाज उठानी शुरू कर दी कि राजेशाही लेकर आइए पुनः। वो ज्यादा अच्छी थी जिसके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। मैं नेपाल की जनता को साधुवाद कहता हूं कि वो सेकुलरिज्म स्ट्रक्चर से निकलकर पुनः हिंदू स्ट्रक्चर की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं और जनता आह्वान कर रही है कि चीन से संबंध तोड़िए और भारत के साथ घनिष्ठता और बढ़ाइए, जितनी बढ़ा सकते हैं, जैसा जन्म जन्मांतर से भारत के साथ घनिष्ठता रही है। थैंक यू वेरी मच।